जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, आज वही अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए धूप में धरने पर बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुपल मिश्रा। आज देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कृषि विधेयक बिल, जिनको सरकार कह रही है कि ये किसानों को सशक्त बनाएंगे और जिनके खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये विरोध है किस लिए। इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हैं आरएपीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सर, जो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है कि सरकार कह रही है कि ये तीनों कृषि विधेयक बिल किसानों को सशक्त बनाएंगे, उनको शक्ति को बल देंगे, पर उसके खिलाफ किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आखिर ये तीनों कृषि बिल हैं क्या? देखिए, जो ये तीन एग्रीकल्चर जो अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, बिल जो आए हैं, एक है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जिसमें किसान और जो व्यापारी है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसके तहत आप भंडारण नहीं कर सकते ज़रूरत की जैसी चीज़ों, जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा होगा। और तीसरा है एपीएस सिस्टम, यानी मंडी जो एक्ट है उसको समाप्त कर देना। ये तीनों बिल जो प्रेजेंट जो सरकार है उसका कहना है कि ये किसानों के जीवन में उनकी आर्थिक, आप ये कह सकते हैं समस्याओं को, या आप ये कह सकते हैं उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में कहीं ना कहीं एक मेजर, जैसे इसको कहते हैं ऐतिहासिक जो कदम बताया गया उसके अनुसार वो देखते हैं। लेकिन जैसे आपने भी पूछा, तो मैं इन तीन एक्ट के बारे में पहले एक पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं बता दूं कि जैसे कुछ चीज़ें इसमें बड़ी साधारण तौर पर हमें दिखाई देती हैं। जैसे ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब किसान और व्यापारी के बीच में एक समझौता हो गया और किसान को कहा गया कि आप 1000 क्विंटल या 2000 या 3000 क्विंटल के हिसाब से आप हमें ये ये फलां जो क्रॉप्स है वो देंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बड़ा पॉजिटिवली दिखता है कि भाई 3000 के हिसाब से व्यापारी ने कहा तो 3000 व्यापारी देगा। एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, तो ये जो उपभोक्ता है सामान्य, उसके लिए बड़ा एक एस्पेक्ट दिखाई देता है कि भाई जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, ज़रूरत की सामग्री है, खाद्यान्न है, उसका कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते, और पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और तीसरा ये कहा गया कि एपीएमसी, जिसको मंडी करण जो है और आड़तियों को ख़त्म करने वाली बात है, जिसमें किसान कहीं पर भी जाकर खुलकर अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। यानी कि घरौंडा का जो आप किसान है, वो चाहे तो समाल का, या आप ये कह सकते हैं करनाल से आगे, या कहीं यूपी में या फिर राजस्थान में, जहाँ चाहे वो बेच दे। और उसी प्रकार से सरकार का ये मानना है कि ये सारी जो प्रावधान है, ये किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे उनकी आर्थिक जो उन्नति है वो उठेगी, बढ़ेगी, और किसान पहले के मुकाबले में अधिक स्वतंत्र और मनचाहे तरीके से अपनी फसल को बेच सकता है। इस तरह का जो सुझाव है वो सरकार बता रही है। तो इस तरह से किसान एक एक बिल के बारे में देखें पॉजिटिविटी के हिसाब से, तो इस तरीके से बात दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक आप बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसमें कई तरह की बातचीत हैं जो जिसके कारण किसान अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। कि अब जैसे आपने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात है, ठीक है, किसान को पहले ये कहा गया कि इस एक्ट से पहले किसान जरूर से ज़्यादा अपने पास स्टोरेज नहीं कर सकता था, लेकिन आज ये क्लोज व्यापारी के लिए नहीं है। व्यापारी जितना चाहे अपने पास स्टोरेज कर सकता है, तो इसलिए किसान परेशान है। दूसरा ये कहा गया कि एपीएमसी सिस्टम जो है, मंडीकरण जो है, अब मंडीकरण में क्या है कि जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक न्यूनतम मूल्य है, जिसको हम एमएसपी जिसकी जब बात करते हैं, अब एमएसपी की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि इससे कम किसान से नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन इस क्लोज में कहीं भी ये बात नहीं दिखाई देती। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आप सब जानते हैं आजकल, जैसे आप फेसबुक को भी यूज करते हैं और दूसरी आप जो सोशल साइट है उसको हम सिर्फ पे आखिर में एक क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट की बात करते हैं। और कुछ दिन पहले एक
वो माई बोर्ड्स कुछ ऐसी कुछ एक फिल्म आई थी जिसमें आपने बीमा कंपनियों के बारे में पता, हाँ जी, जिसमें हाँ हम जी। बिना कुछ पढ़ते, इतनी रेगुलेशंस होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं है, तो किसान अनपढ़ है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आएगा वो बड़ा पढ़ा लिखा, उसके पास चार्टर अकाउंटेंट है, वकील हैं, और भी बहुत से जानकार हैं जो कानून के जानकार हैं। वो उसमें इतनी ज़्यादा एक्ट उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, और किसान से सिर्फ आखिर में हस्ताक्षर करेंगे। 3,000 मूल तो देंगे वो, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें होंगी जिसमें आप ये कह देंगे आपका दाना छोटा है, आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो गीला है, या आप ये कह सकते हैं इसमें गुणवत्ता जो है उसमें कमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको खुलकर नहीं कहा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अब से पहले किसान जो है वो कोर्ट में जा सकता था, लेकिन अब ये कहा गया है कि स्थानीय लेवल पर जो एसडीएम लेवल तक का जो अधिकारी है वो उनकी बात सुनेगा, उनके उनके फैसलों को सुलझा सकता है। अब अब ये कितना कारगर होगा ये एक अलग बात दिखाई देती है, और इन सब कारण शायद किसान कन्विंस नहीं है, और जिसके कारण उसका विरोध है। सर, जो आपने कहा एमएसपी का इन तीनों बिलों में कहीं जिक्र नहीं किया गया, और शायद इसीलिए किसान ज्यादा डर रहे हैं कि कहीं उन्हें एमएसपी जो सरकार रेट तय करती थी वो भी ना मिले, व्यापारी अपने ही हिसाब से रेट तय करने लगे। तो क्या सरकार को इसके लिए, किसानों की संतुष्टि के लिए, एक कानून नहीं लाना चाहिए कि हाँ, इतनी आपकी एमएसपी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? किसान ज़्यादातर जो किसान है इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप उसमें एक क्लॉज डाल दीजिए कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और एमएसपी से नीचे किसान की खरीदारी नहीं होगी। और इसमें मैं दो बात आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ये बड़ा अश्योरेंस दे रही है, प्रधानमंत्री भी अश्योरेंस दे रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी अश्योरेंस दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। और ये बात ठीक भी है, ये 2-3 साल तक ये खत्म भी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मंडी खत्म होती जाएंगी, आड़ती खत्म होती जाएंगी, सरकारी मंडियां खत्म होती जाएंगी, और प्राइवेट व्यापार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो जिस एमएसपी की बात की जा रही है वो बिल्कुल धरातल पर आ जाएगी। और बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब आप जैसे सभी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और शुरू में हम जैसे देखते हैं कुछ साल पहले तक बड़े भारी संख्या में आप ये कह सकते हैं कि ये नेटवर्क, ये मोबाइल को मतलब आप कनेक्शन आ रहा है मार्केट में, और एक से एक कह रहे हैं कि हम 50 रुपये में आपके 10 दिन चला देंगे, 20 दिन चला देंगे, और ये व्यापारी करेंगे, उसी तरीके से व्यापारी करेंगे। और आज हम देखते हैं कि आप जितने भी नेटवर्क यूज कर लो सभी के हाथ, अब इवन आप जियो की जब हम बात करते हैं पहले बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा था, लेकिन आज देखते हैं उसके रेट कितने, सबसे ज़्यादा शायद उसी के होंगे। इस चीज को हम कहीं ना कहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या एमएसपी का है, इसको हम उससे भी जोड़ सकते हैं कि हम अतीत में ये चीज देख चुके हैं। जब अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी कमीशन लागू करी, एक राज्य पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा कि आपको हम सिक्योरिटी देंगे, पर आखिर में वो उनके राज्य को ही हत्या लेते थे। कहीं ना कहीं किसान इस चीज से भी डर रहे हैं कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जगह वो अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर ना रह जाए। नहीं, देखिए डेफिनेटली यही बात है। और उसके दो उदाहरण मैं आपको क्योंकि हिस्ट्री से हूँ तो हिस्ट्री का ही देना चाहूँगा। पहली बात, जब हम गांधी का आंदोलन देखते हैं जिसको हम नील विद्रोह के नाम से नील देखते हैं, विद्रोह। हाँ, वो यही था जिसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और किसान के साथ अंग्रेज एग्रीमेंट करते थे, अंग्रेज व्यापारी एग्रीमेंट करते थे, और उनको उसकी जो 3/4 भूमि है उस पर नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। और यदि वो नहीं करता था तो उसके साथ जो तरह तरह के जो कानूनी जो प्रावधान थे, क्योंकि सरकार ब्रिटिश की थी तो उस तरीके से करते थे, जिससे किसान किसान जो था वो परेशान था, जिसके कारण नील का जो एक रिवोल्ट है वो भारत में हुआ। ये 1919 से पहले की जब हम बात करें, जब गांधी भारत की राजनीति में आ रहे हैं, 1929 आई थिंक, जो मैं गलत नहीं हूँ तो सर छोटू राम ने, जब अंग्रेज भारत में थे और छोटू राम किसानों के नेता के रूप में उभर रहे थे, तो उन्हीं के विरोध पर यह कहा जाता, पहले एक व्यापारी किसान के खेत से फसल उठाता था और उसको मन चाहे, मतलब किसान के मन चाहे नहीं, व्यापारी के मन चाहे दाम से उसको खरीदा जाता था। तो वहीं से छोटू राम ने इस प्रणाली को ख़त्म किया। और आज़ाद भारत में भी हम देखें तो आपको मैं यहाँ एक बड़ी बात बताता हूँ कि लगभग 92 या 93% जो किसान है वो मंडीकरण की सुविधा से मतलब आप ये कह सकते हो उनको लाभ नहीं है, वंचित है उस हाँ। चीज से। लगभग 6 या 7% किसान ऐसे होंगे जिनको मंडीकरण का लाभ मिल रहा है, और जहाँ इस मंडीकरण का लाभ मिल रहा है वहीं के किसान आर्थिक रूप से प्रोस्पेरस हैं। और इसमें उदाहरण हरियाणा और पंजाब का दिखाई देता लिया है, जा सकता है। हाँ। तो ये एक बड़ी बात है जो किसान, जिसको किसान डर रहा है कि आज जो दिखावटी जो बातें की जा रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में मतलब ये बहुत एडवर्स चली जाए, और जैसे जैसे किसान कर्ज में दबे, क्योंकि इसमें यदि कर्ज में दबने चला जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट की ही बात आपने जो की, मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको गेहूँ
व्यापारी को देना है। अब हार्वेस्टिंग जो है, जो फसल जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक उस पर निर्भर है। हमारे पास ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, आधुनिक सीड्स, फर्टिलाइजर, सब वाटर जो है, दवाइयाँ, सब कुछ है, लेकिन मौसम जो है उस पर कोई किसी का वश बहुत नहीं। बड़ा अंकुश नहीं है। हालांकि क्लाइमेट के हिसाब से बड़ी रिसर्च चलती रहती है, लेकिन बहुत बड़ा अंकुश नहीं है। अब 3,000 रुपये के हिसाब से उसने देना तय कर लिया और किसान इसमें फायदे में है। हो सकता है उसकी 1,000 1,500 लागत आ रही है और 1,500 उसको फायदा हो रहा है, लेकिन यदि मान लो उसकी फसल तबाह हो जाती है तो व्यापारी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बहुत से कुछ प्रावधान है उसके हिसाब से उसको दंडित कर सकता है, पीड़ित कर सकता है। और जो आप बता रहे हैं ना कि कहीं किसान मजदूर ना बन जाए, तो ये एक पहला कदम हो सकता है। और इसीलिए किसान जो कह रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि यदि आज लड़ लिया तो हो सकता है हमारे बच्चे आगे किसान रह जाएं, नहीं तो हमारे बच्चे इसमें देखो किसी रीजन वाइज और उसकी कोई मतलब मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन किसानों का साफ साफ मानना है कि जिस तरीके से पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग गरीबी के कारण यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं, ऐसे हमारे बच्चे भी जा सकते हैं। और इसलिए हम इस चीज़ का आने से पहले ही, हालांकि बिल तो पास हो चुका है, आने आने से पहले ही विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ खामियां, किसान शायद इस बात से कन्विंस नहीं है, जो होना बहुत जरूरी था, आवश्यक था। किसानों को कन्विंस करना जरूरी है, तो सरकार की एक तरह से ड्यूटी है, उनको आगे आना चाहिए और जो किसान है उनकी इनसिक्योरिटी को दूर करना चाहिए कि किसान क्यों अब जो फसल बिल्कुल अपनी कटाई पर है, बिल्कुल तैयार है, उसको छोड़कर धरनों पर बैठे हैं। इसके पीछे कोई तो ऐसी वजह होगी, सरकार से कोई ऐसी शिकायत होगी। क्या सरकार को इस समय जरूरत नहीं है कि किसानों से बातचीत की जाए? देखिए, सरकार के अपने बड़े मसले हैं और सरकार अपनी तरीके से सोचती है बहुत कुछ, और उसमें पब्लिक वेलफेयर का भी एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि अभी हम डेमोक्रेटिक इंडिया में है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में है, वेलफेयर सोसाइटी का एक बड़ा कंसेप्ट है और सरकार शायद उसी तरीके से काम करती है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच जो दिखाई देता है, जैसे किसान भी बड़े असहमत और दुविधा में है, और सबसे बड़ी बात असमंजस में है और परेशानी में भी है। उनका ये मानना है कि जब दुनिया कोरोना में है, बहुत चीज़ें एक्सटेंडेड की जा रही है, तो ऐसा क्या हो गया था कि जून में जब कोरोना पीक पर था, भारत में भी दुनिया में भी, तो तब ये बिल लाया गया। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब भी आप कोई एक्ट बनाते हैं तो एक वार्तालाप की जाती है, और विशेषकर स्टेक होल्डर्स, और यहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो है किसान है। अब सब किसानों को नहीं बुला सकते, लेकिन किसानों के संगठन है, किसान यूनियन है किसान जो, यूनियन है, आप उनके नेताओं को बुला सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और सबसे विशेष बात, जिस तरीके से आनन फानन में राज्यसभा में जिस तरीके से इसको पारित कराया गया, जब लोग डिवीजन की बात कर रहे थे, वोट की बात कर रहे थे, तो वहाँ से किसानों की दुविधा, आशंका, संशय और बढ़ जाता है। और उनको ये लगता है कि सरकार जो है वो कॉरपोरेट जो जगत है, जो बड़े व्यापारी पूंजीपति हैं, उनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और किसान हमेशा से ही, हम चाहे जब से हम व्यवस्था को देखते हैं, सामाजिक या राजनीतिक जब से हम व्यवस्था को देखते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी एक बड़ी बात हमें दिखाई देती है कि पूंजीपति और गरीब का संघर्ष रहा, और किसान अपने आप को गरीब मानता है। और यहाँ उसकी लड़ाई ऐसे लगती है कि सरकार के पीछे जो कॉरपोरेट जगत है उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। किसानों की ये वजह है क्योंकि कॉरपोरेट जगत कहीं ना कहीं हमेशा शोषण ही करता आया है कि उससे अपना प्रॉफिट दिखता है। सर, जो इसमें आखिरी सवाल जो मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ जय जवान और जय किसान का नारा गूंजता है। क्या किसानों की बात, चाहे वो एक किसान भी खड़ा हो, उसके लिए सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? उसे अपनी बात पूछनी चाहिए कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, क्यों आप धरनों पर बैठे हैं? देखिए, ये बात तो मैं पहले कह रहा हूँ कि किसानों को कहीं ना कहीं सरकार कन्विंस कराने में नाकामयाब रही, और इसका मतलब बड़ा कारण यही है शायद कि जिस तरीके से जून में विधेयक को लाना, बिना किसान यूनियन से बातें कर किए बगैर, मतलब किसानों की मतलब अंदर मन की बातें जाने के बगैर आपने इसको पारित करना, जिस तरीके से राज्यसभा में इसको पारित किया गया, वो एक लोकतंत्र की हत्या जैसे दिखाई देता है। लेकिन इसमें दो एक बातें मैं इससे कुछ हट के जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की भी, और जब हम कहें कि हमारी एक शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है, इसकी एक प्रॉब्लम, और खासकर जब हम भारत की बात करते हैं, जब 370 वो तोड़ा गया, हालांकि इस मुद्दे से हटके बात है, कश्मीर JNK की समस्या थी वो, लेकिन उसका निर्णय
सारा भारत कर रहा था, JNK के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और जब वो 3 महीने तक उनके घरों में कैद थे, उनके टेलीफोन या जो सिस्टम था वो सब कुछ बंद था, पुलिस और मिलिट्री के वो चार दीवारी में थे, तो वहाँ हम सब निर्णय ले रहे थे और JNK के जो लोग वहाँ के बासिंदे उनके बारे में हम नहीं सोच रहे थे। इसी तरीके से हमने अभी देखा होगा अपने अमेरिका और शायद अमेरिका में हुआ था एक श्वेत की हत्या के बाद, किस तरीके से लोग, और श्वेत नहीं मतलब श्वेत नहीं श्वेत भी, यानी कि वहाँ आप ये देखें कि लोग कितने जागरूक हैं कि एक ब्लैक की हत्या हो रही है तो गोरा भी मतलब उसका विरोध प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से हमने NRC के मुद्दे पर देखा, हम इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ते रह गए और जो जो सारी बातें हैं वो ख़त्म होती चली गई। और यही कारण है कि जब भी किसी वर्ग पे, किसी कम्युनिटी पे जब भी कोई आँच आती है, संकट आता है, तो वो खड़ा होता है, लेकिन दूसरा उसके मुख दर्शक बना रहता है। और यही कारण है कि जो अथॉरिटेटिव जो रूल है, जो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होते हुए भी अथॉरिटी को प्रूव करना और ये कहा जाना कि हम इस मुद्दे पर, इस एक्ट पर, इस बिल पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है फेल करता हुआ नजर आता है। और जब अथॉरिटी ऐसा सोचना लगे तो आम जनता जो है वो सड़कों पे आएगी। और आज ये शायद मुद्दा किसान का है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इसी किसान का एक बेटा सरहद पर भी है, जिसमें चीन और पाकिस्तान की जब हम बार बार बात करते हैं। तो ये 1850, यहीं एक थोड़ा सा 2 मिनट और लेना चाहूँगा मैं। जब हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं, तो ये रिवोल्ट यूपी, यानी जब हम लखनऊ और ये दोआब का जो एरिया की जब हम बात करते हैं, जिसको हम अवध बोलते हैं, और हम जब इस हरियाणा की जब हम बेल्ट की बात करते हैं, यहीं पर ये रिवोल्ट क्यों तेजी के साथ पनपा? इसलिए पनपा क्योंकि ये जो मुद्दा उस टाइम भी 1857 में जो पीछे जो मुद्दा था वो किसान का था, आम जनता का था, और उसमें बड़ी असमंजस की बात थी, जो 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 सिपाही विद्रोह कर रहे थे वो उसी किसान बैकग्राउंड से थे। तो ये देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये ऐसे मेरी बातों का गलत अर्थ ना निकाला जाए, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति को देश की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं और उसके परिवार का बाप, यानी उस बेटे का बाप यदि अपने हकों के लिए सड़क पर पुलिस उससे लाठियां मार रही है, तो वो कितनी आपकी रक्षा कर पाएगा? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं। और जब हम कहते हैं कि 80% 90% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इतना आसान तरीके से ये कह देना कि भाई ये ऐतिहासिक कदम है और किसानों का बहुत भला हो जाएगा, आर्थिक उन्नति हो जाएगी, तो ये ठीक है, राजनीतिक और एक किसी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन होम मिनिस्टर, या देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए। और किसान का यदि वेलफेयर ही करना है तो किसान स्टेक होल्डर, यानी किसान लोग से बात करके उनकी उनकी समस्याओं को समझकर, और जो वो चाहते हैं, और बड़ा आसानी से ही तो कह रहे हैं, एक लाइन तो कह रहे हैं कि एक लाइन ही लिख दीजिए कि MSP से नीचे आपकी उपज नहीं बिकी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी, तो सारा मुद्दा ही शायद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ये शायद सरकार की अपनी सोच, अपनी मंशा होगी। तो इन सब का सब जो ये जो एक्ट हैं, हो सकता है सरकार को लगता है कि किसानों की भलाई के लिए हैं, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, लेकिन जिनकी उन्नति के लिए किया जा रहा है यदि वो संतुष्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि कम से कम उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। और इस बातचीत से शायद जो मुद्दे हैं वो हमेशा सुलझते आए हैं, शायद ये मुद्दा भी सुलझ जाएगा। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए कि किसान भी क्यों विरोध पर, क्यों अपनी फसल को छोड़कर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार को ये चीज रखनी चाहिए कि किसानों को वो आगे लाएं, उनकी बात को सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके बारे में। अब हम इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस चीज़ पर कि कब किसानों की इस विधेयकों का, इस प्रदर्शन का समाधान निकलेगा, सरकार क्या फैसला लेगी और किसान किस बात के लिए आगे आएंगे, वो क्या चीज़ करवाना चाहते हैं, MSP का जो मुद्दा है, क्या सरकार उस पर कोई कानून लाएगी, ये सब बातें देखने वाली हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ACP न्यूज़। धन्यवाद।